Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from a class 9 science book, that is atoms. So let's start the discussion. आप सबको पता है, जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि उसमें मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था कि एटम क्या होता है, ठीक है। तो एटम को जानने की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने सोचा कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं लेकिन कोई एक चीज जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो जरूर से होगी जिससे कि मिल करके ये इतनी सारी चीजें जो है बनी है। जो पहाड़ है, नदी, झरने या हमारे अगल बगल कोई भी चीज रहती है तो वो जिस भी चीज से बनी है उसका सबसे छोटा जो कण है उसको उन्होंने फिलोसफर्स ने उनको नाम एटम दे दिया, ठीक है। बट अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू एटम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में जैसे कि समझाया गया है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व ए मैसन बिल्डिंग वॉल्स। मैसन किसको कहते हैं? जो पत्थरों का काम करते हैं, जो मजदूर पत्थरों से घर बनाते हैं, ठीक है, ईंटें जोड़ जोड़ करके उनको कहते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स फ्रॉम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। तो आपने देखा होगा मजदूरों को एक एक ईंट जोड़ के एक दीवार खड़ी करते हैं और बहुत सारी दीवारें इस तरह से मिल करके एक घर बनाती है और बहुत सारे घर जो है एक पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारे अगल बगल जो भी चीजें देखते हैं हम मैटर की, वो सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिल करके एक बड़ी चीज बनती है, ठीक है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या हुए? जो हम ईंटें देखते हैं वही उस बड़ी सी बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब उन्हीं छोटे छोटे ईंटों से मिल करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है। यानी कि किसी भी चीज को अगर हमें बनाना है तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसके बहुत सारे नंबर को अगर हम इकट्ठा कर दें तो एक चीज शेप ले लेती है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंट हिल? एंट हिल आपने देखी होगी, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उससे मिलकर के चींटी अपना घर बनाती है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। स्मॉल ग्रेन, छोटे छोटे रेत के जो दाने होते हैं उनसे मिला के वो अपना घर बनाती है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। तो उसी तरीके से हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखती हैं वो मैटर है, ठीक है, और वो सारी चीजें एटम से मिलके बनी है, ठीक है। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ऐसे करते करते बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो कोई भी चीज बनती है, ठीक है। अब बात आई कि ये जो एटम्स हम कह रहे हैं ये सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इनडिविजिबल है। इसके बाद हम उसको नहीं तोड़ सकते। जैसे हमने पेपर के टुकड़े करते गए एक ऐसी स्टेज आएगी, अगर आप फिजिकली समझना चाहें तो वो पेपर का टुकड़े को अब हम और नहीं फाड़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो हम कह रहे हैं कि एटम से मिल करके सारा मैटर बना है, बहुत सारे एटम्स इकट्ठा हो के बहुत सारे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो एटम है इसका क्या साइज है? मतलब व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसका कितना साइज है, कितना बड़ा है ये, और ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो हमने ये पता किया कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट से उसका तुलना ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने छोटे होते हैं। मतलब कि वो, क्योंकि वही स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। किसी भी चीज का स्टार्टिंग मटेरियल कोई ना कोई एटम ही होता है। कोई कार्बन का एटम से बनता है, कोई हाइड्रोजन के एटम से बनता है, कोई मैटर गोल्ड के एटम से बनता है। जैसे हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, तो ये गोल्ड के बहुत सारे एटम्स इकट्ठा होकर के गोल्ड मेटल का फॉर्मेशन करते हैं और उस मेटल से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो एटम तो इतना छोटा है कि हम उसको किसी चीज से कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितना छोटा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमने उसका भी साइज जो है नापा है। कितना होता है ये? मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर ऑफ बेयरली एज थिक एज अ शीट ऑफ पेपर। जब लाखों करोड़ों एटम्स को इकट्ठा कर दिया जाए, स्टैक मतलब इकट्ठा कर दिया जाए एक दूसरे के ऊपर, तो वो एक लेयर जो है, एक पतली थिन पेपर, जो आपका कॉपी का पेज होता है ना,
उतना मोटा जो है एक लेयर बनेगा जबकि हम मिलियंस ऑफ एटम्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी एक छोटे से किसी एक बहुत छोटी सी टुकड़े को भी अगर आप देखोगे कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स होंगे। मतलब एटम इतना छोटा है कि आप उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो एक अनुमान लगाने के लिए आपको दिया गया है कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। वो इतने छोटे होते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है, जैसे अगर हम कह लें कि एटम, जैसे ये गोल एटम है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस, इसको हम नैनोमीटर्स में नापते हैं। अब नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर 1/9 ऑफ ए मीटर। एक मीटर का 1/9वां हिस्सा जो होता है वो नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर को हम, 1 मीटर जो है, अगर हम 9 बार 0 लगाएं तब जाके 1 नैनोमीटर बनता है। यानी कि 1 नैनोमीटर में अगर हम मीटर कैलकुलेट कर दें चाहे तो 10⁻⁻⁹ ये उलट जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। वहीं अगर हम कहें कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो एक रिलेटिव साइज आपको दिया गया है चीजों का, कि आप अनुमान लगाइए कि जो ये एटम्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रेडियस दिया गया है, एग्जाम्पल जैसे 10⁻⁹ मीटर होता है रेडियस एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो सोचिए कितना छोटा होता होगा, ठीक है, एक एटम। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो रेडियस है, साइज है, वो 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको अगर नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये 1 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। ये जो हो जाएगा साइज इसका, ये हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, 0.1 नैनोमीटर। और यहीं पे अगर हम देखें मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये कितना हो जाएगा? 10 नैनोमीटर, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का साइज 10 नैनोमीटर होता है। वहीं पे आप ये देखो कि ग्रेन ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो 10⁻⁹ होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 लाख नैनोमीटर, ठीक है। इसको ऐसे कहेंगे 1 लाख नैनोमीटर। और वहीं एंड का जो अगर शेप दिया गया है, वो साइज दिया गया एक चींटी का साइज, ठीक है, -10⁻³ मीटर। यानी कि अगर हम मीटर को, ये जो मीटर आपको दिया गया है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 सेंटीमीटर चींटी का साइज होता है ना, ठीक है। वैसे ही एक एप्पल का साइज 10⁻⁻1 मीटर दिया गया है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा, है ना। तो सोचिए कि एटम कितना छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। वो नैनोमीटर्स की रेंज में उसका साइज होता है, ठीक है। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? अगर हम अब ये सोचें कि जब एटम इतना छोटा ही होता है, इतना छोटा होता है, तो उसको स्टडी करने की जरूरत क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या उसका यूज है इसकी स्टडी को, इसकी साइज को करके? क्योंकि जो हमारा मैटर होता है, अगर मैटर बहुत सारे एटम से मिलके बना है, ठीक है, एक मैटर बहुत सारे एटम से मिलके, छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हम एटम के बिहेवियर को पढ़ें तो एक एटम का बिहेवियर जैसा होगा, उससे मिलके बनने वाला जो एलिमेंट है, मैटर है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एटम का बिहेवियर कुछ और होगा और हमारे मैटर का बिहेवियर कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भी बिहेवियर कोई मैटर शो करता है वो अपने एटॉमिक लेवल के एटम की वजह से ही शो करता है, ठीक है। अगर एटम के साइज में, एटम के स्ट्रक्चर में या एटॉमिक लेवल पे कोई चेंजेस होगा तो वो पक्का से रिफ्लेक्ट होगा, लार्ज स्केल के लेवल पे भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी क्या, हम बहुत सारे नए मटेरियल्स की सिंथेसिस कर रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स बना रहे हैं जिसके कि हम नए नए यूजेस बना रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा मटेरियल बने कि जो है बिल्कुल ही उसके अंदर कोई भी करोजन ना हो। ऐसा मटेरियल बने जो कि बिल्कुल डस्ट पार्टिकल को जो है बिल्कुल रेपेल कर दे, या ऐसा मटेरियल बने जो कि वायरस और बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्शन दे।
तो इस तरह के मटेरियल्स की डिजाइनिंग कैसे हो पाएगी? जब हम उनके एटॉम्स को स्टडी करेंगे और उनमें मॉडिफिकेशन कर पाएंगे एटॉमिक लेवल पे, तभी हम न्यू मटेरियल्स की डिजाइनिंग को जो प्रोसीजर है उसको पूरा कर पाएंगे। तो ये इसलिए जरूरी है एटॉमिक लेवल पे मैटर के एटम्स को स्टडी करना, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, क्योंकि हमारे अगल बगल की जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो अल्टीमेटली बनी तो हुई है सब एटम्स से ही मिलने से, ठीक है। वी माइट नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर। हम भले ही खुली आंखों से उनको देख नहीं पाते क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बट वो है, ठीक है। हमने बहुत सारे हाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से एटम्स को देखा गया है, ठीक है, और वो उन्हीं से मिलके बनी है चीजें जो भी हैं। सो एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। तो हम जो भी करते हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, तो वो सबकी सब जो भी मैटर है वो एटम से मिलके ही बनी है, और एटम्स की प्रॉपर्टी मैटर की प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से गवर्न करती है। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atoms. तो आज के समय में मॉडर्न हाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आ गए, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसकी मदद से हम बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स को भी देख सके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके सरफेस को जब हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें ये छोटे छोटे हमको एटम्स के साइज दिखे, ये आप देख सकते हो ना यहाँ पे। तो ये सारे एटम्स है, एटॉमिक लेवल पे दिख रहा है, इसे बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन करके इसको देखा गया है, ठीक है। तो ये सारे एटम्स है। तो अब हम स्टडी करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हमने ये कहा, हमने जान लिया है अब कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब एक ही तरह के एटम्स इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, कि ये एलिमेंट के एटम्स इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं और ये प्योर फॉर्म में है। तो उन एलिमेंट्स को कुछ सिंबल दिए गए हैं जिसको कि हम पढ़ते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि सिंबल देने की प्रोसीजर आई कहाँ से। So Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. तो डाल्टन ही वो पहले केमिस्ट थे जिन्होंने सिंबल देने की शुरुआत की कि हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक, एक खास सिंबल होगा कि हमको बार बार उसका पूरा नाम न लिखना पड़े, एक सिंबल बना दे हम, तो वो एलिमेंट को सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट he also meant a definite quantity of that element. तो जब उन्होंने सिंबल यूज किया तो उसके साथ उन्होंने उसका एक डेफिनेट क्वांटिटी भी एसोसिएट किया। जैसे हाइड्रोजन में अगर लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने H लिखा है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो भी उसका सिंबल है वो उसका एक क्वांटिटी भी बताता है, ठीक है। सिंबल हाइड्रोजन है एलिमेंट, ठीक है, वो तो बता ही रहा है, लेकिन उसका एक ही एटम है ये भी बता रहा है, ठीक है। अगर मैं O2 लिख दूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। सो Berzelius suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the elements. तो later on और भी साइंटिस्ट आए जिसमें Berzelius भी आए और उन्होंने सजेशन किया कि सिंबल्स जो एलिमेंट्स के हम सिंबल दे रहे हैं वो 1 या 2 लेटर के हों और वो उनके नाम से ही शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यूज करने में ज्यादा प्रैक्टिकल उनको लगे। लेकिन हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया था, ठीक है। सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज बाय डाल्टन। डाल्टन ने हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल प्रोड्यूस किया था कि एक डॉट बनाया और उसमें बीच में एक डॉट लगा दिया, तो सर्कल बना के डॉट लगा दिया। ये हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल प्रपोज किया। वहीं फॉस्फोरस के लिए उन्होंने एक ट्राइंगल शेप का ये गोल के अंदर ट्राइंगल बनाया। कॉपर के लिए सर्कल बना के उसके अंदर C, और गोल्ड के लिए सर्कल बना के उसके अंदर G और साइड में इस तरह के डिजाइन है। कार्बन के लिए सिर्फ एक सर्कल जो कि ग्रे कलर का है, और सल्फर के लिए एक सर्कल उसमें प्लस का निशान, लेड के लिए सर्कल उसके अंदर L, प्लेटिना के लिए सर्कल उसके अंदर P, ऑक्सीजन के लिए ब्लैंक सर्कल, आयरन के लिए सर्कल विद I, एंड सिल्वर के लिए सर्कल विद S, एंड मर्क्यूरी के लिए सर्कल विद लॉट्स ऑफ डॉट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये
कुछ सिंबल्स दिए थे डाल्टन ने, लेकिन बाद में बर्जीलियस ने कहा कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम के ही शुरुआत के 2 अक्षरों को उनका सिंबल बना दें। ठीक है, so in the beginning the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time। तो शुरुआत में जैसे 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 एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, तो उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी के साथ साथ वो एलिमेंट जहां पे डिस्कवर किए गए, उनका ये ट्रेंड चला कि उन एलिमेंट्स का नाम वहां के जिस प्लेस पे वो डिस्कवर किए गए उस प्लेस के नाम पे रखा जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस में सबसे पहली बार कॉपर को खोजा गया, इसलिए उसका नाम कॉपर रख दिया गया। ठीक है, सो सम ऑफ द नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, और कुछ कुछ नेम्स जो है एलिमेंट्स के नाम जो है कुछ स्पेसिफिक कलर से लिए गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो इंग्लिश का एक वर्ड है गोल्ड जिसका की मतलब होता है पीला। ठीक है, और क्योंकि गोल्ड खुद भी येलो कलर का होता है तो उस वजह से उस पर उसका नाम गोल्ड रखा गया। ठीक है, लेकिन अब के समय में क्या ट्रेंड फॉलो होता है, कैसे हम एलिमेंट्स का नाम डिसाइड करते हैं कि इस एलिमेंट का क्या नाम रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है। नाउअडेज IUPAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म IUPAC। इसका फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब डिसाइड करती है कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होगा, उसकी SI यूनिट क्या होगी, और बहुत सारी चीजें जो है केमिस्ट्री में ये ही डिसाइड करती है। ठीक है, सो इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स, ठीक है, ये सारे नेम्स को अप्रूव करती है, विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। जो भी हम SI यूनिट्स देखते हैं ना, वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करती है। ठीक है, Many of the symbols are the first one or 2 letters of the element's name in English। तो इंग्लिश नेम को जो है बेस बनाया गया। ज्यादातर एलिमेंट्स के नाम जो है उनके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर से शुरू होते हैं। जैसे कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। लेकिन सिंबल लिखने में जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, अपर केस में, एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, लोअर केस। तो अगर किसी भी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर्स हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल अपर केस में लिखा जाएगा और सेकेंड लेटर हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे कि तो इसमें एग्जांपल जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन का लिया गया है कि हाइड्रोजन H से शुरू होता है, इसलिए इसका सिंबल H है और वो कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल हमने AL लिया। ठीक है, और क्योंकि इसमें 2 लेटर्स हैं तो पहला लेटर कैपिटल में है लेकिन दूसरा लेटर स्मॉल में। ऐसा नहीं कि दोनों लेटर कैपिटल में, नहीं, एक लेटर कैपिटल में और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर्स में। कोबाल्ट के साथ भी वही है कि इसके पहले 2 लेटर से इसका सिंबल बना और इसका हम सिंबल है कैपिटल C और स्मॉल O। ठीक है, वैसे ही symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स का नाम कैसे दिया गया कि पहला लेटर और साथ ही साथ कोई और लेटर जो कि उनके नाम की स्पेलिंग में आता हो उससे बनाया गया। जैसे कि एग्जांपल में आप देखोगे तो यह क्लोरीन, क्लोरीन का पहला लेटर C है लेकिन दूसरा लेटर H है, लेकिन सिंबल में ऐसा नहीं है, सिंबल में क्लोरीन का L लिया गया है, ना कि H लिया गया है। ठीक है, उसी तरह जिंक में भी ZI है लेकिन N लिया गया है तो ZN है जिंक का सिंबल। ठीक है, सो अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन। लेकिन कुछ सिंबल्स जो है उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, ना कि इंग्लिश नामों से लिए गए। ठीक है, लैटिन, जर्मन और ग्रीक, क्योंकि वो नाम इतने पॉपुलर हो गए कि उनके सिंबल उस वक्त उन्हीं नामों से ले लिए गए। जैसे कि द सिंबल ऑफ आयरन, हम आयरन पढ़ते हैं ना, लेकिन सिंबल ऑफ आयरन I नहीं है, उसको हम Fe लिखते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। ठीक है, फेरम लैटिन नेम है और वहां से ये Fe डिराइव हुआ है। वहीं सोडियम इज Na, सोडियम का सिंबल हम S नहीं लिखते, Na लिखते हैं, और वो कहां से डिराइव हुआ है, नाट्रियम, नाट्रियम वर्ड है लैटिन में। ठीक है, वहीं पोटेशियम का भी सेम है, पोटेशियम के लिए हम P नहीं लिखते, K लिखते हैं, फ्रॉम कैलियम, कैलियम वर्ड से इसका सिंबल लिया गया। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। तो हर एक एलिमेंट का एक नाम है
और साथ ही साथ उसका एक सिंबल है, ठीक है। सो अब हम कुछ कॉमन सिंबल्स देख लेते हैं जो कि जनरली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में स्टडी करने में, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए एयर, आर्गन के लिए Ar, बैरियम के लिए Ba, बोरॉन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br, कैल्शियम के लिए C, ए कार्बन के लिए C और क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए CO। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं उनका कुछ ना कुछ सिंबल है, ठीक है। तो आप इसको एक दो बार ऐसे अपने से स्टडी करिए और धीरे धीरे आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप यूज करोगे ना, जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ गेम भी खेल सकते हो कि जैसे आप लोग इसको आप एक बार पढ़ लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, और आप जैसे अंताक्षरी खेलते हो वैसे आप इस तरीके से आप जैसे ऑल ऑफ ए सडन किसी से पूछिए, जो नहीं बता पाएगा वो हार जाएगा ये गेम, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आयोडीन का सिंबल बताइए, आपने बोल दिया आई। आपने मुझसे पूछा कि आप मैग्नीशियम का सिंबल बताइए और मैंने गलत बता दिया, एम बता दिया, ठीक है। लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, Mg होता है, तो मैं पॉइंट लूज कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से खेलते खेलते, यूज करते करते और पढ़ते पढ़ते आपको ये सिंबल्स कब लर्न हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।